इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का ऑलरेडी एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को विजिट करके जरूर देख लीजिए। उस वीडियो में हमने बात किया था कि ग्रामर किसे कहते हैं, भाषा क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है। अब इस वीडियो में हम उसके आगे के टॉपिकों को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस वीडियो का पहला टॉपिक है अक्षर, लेकिन अक्षर जानने से पहले हम भाषा को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम बात किए थे, भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। अगर भाषा नहीं होता तो व्यक्ति अपने भाव या विचारों को किसी अन्य तक पहुंचा नहीं पाता। उसी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, उसे अक्षर कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अक्षर किसे कहते हैं। जैसा कि अभी हम बात किए हैं कि अक्षर किसी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इसका मतलब यह है कि किसी भाषा में जो सबसे छोटी ध्वनियां होती हैं, उनको जब चिन्हों के माध्यम से अंकित किया जाता है तो उन चिन्हों को हम अक्षर कहते हैं। जैसे यदि हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में कुल 26 छोटी ध्वनियां होती हैं, जिनको चिन्हों के माध्यम से इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। जैसा कि हमने जाना कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, वो अक्षर होती है। अब इन अक्षरों को दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। पहला तो वावेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। वावेल अर्थात स्वर वे अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण अपने आप होता है, और अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 5 वावेल हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। अंग्रेजी वर्णमाला में ये 5 वावेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और इनके अतिरिक्त जो 21 अक्षर बच जाते हैं उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट वे अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता। जैसे यदि हम एक उदाहरण लें, बी, जब आप बी का उच्चारण करेंगे तो उसमें ई आ जाएगा, बी। अब चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द अंग्रेजी में इसे हम वर्ड बोलते हैं। अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द होता है वो अक्षरों का समूह होता है, बट वहां एक कंडीशन ये होता है कि उन अक्षरों के समूहों का एक अर्थ होना चाहिए। अगर वो अर्थ नहीं देते हैं वो शब्द नहीं कहलाएंगे। जैसे हम कुछ उदाहरण लेकर बात कर रहे हैं कि टी प्लस ई प्लस ए, यदि हम तीनों को मिलाएंगे तो बनेगा एक अक्षरों का समूह टी ई ए, जिसको हम लोग टी पढ़ते हैं, और टी मतलब चाय होता है। अर्थात इस अक्षरों के समूह का कुछ अर्थ है, इसलिए ये शब्द है। यदि हम वहीं एक और उदाहरण की बात करें, P प्लस ई प्लस एन, जो कि पेन होता है और इसका भी कुछ अर्थ होता है, इसलिए ये भी अक्षरों का समूह एक शब्द है। यही हम A प्लस सी प्लस डी की बात करें तो ये ACD बनेगा, और इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होगा, इसलिए ये अक्षरों का समूह तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं होगा। यही हम बात करें R प्लस ए प्लस टी, तो इससे बनेगा रेड, और रेड माने होता है चूहा, तो ये भी एक शब्द है। वहीं हम बात करें C प्लस एच प्लस एन, तो ये हो जाएगा CHN, और इसका कुछ अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये शब्द नहीं होगा। यही हम बात करें T प्लस ई प्लस एस प्लस टी, तो इसका अर्थ होता है टेस्ट। टेस्ट यानी कि स्वाद, यानी कि इसका कुछ अर्थ होता है, इसलिए ये शब्द होगा। वही हम बात करें A प्लस पी प्लस एल प्लस ई, तो ये मिलकर हो रहा है एप्पल, और इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, तो ये भी एक वर्ड या शब्द है। वही हम बात करें M प्लस ए प्लस डी की, तो ये भी मिलाकर एक शब्दों का समूह मैट बन रहा है, और इसका भी कुछ अर्थ है, इसलिए ये भी जो है एक शब्दों का समूह है, और साथ ही साथ ये शब्द भी है क्योंकि इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। अर्थात शब्द उसे बोलते हैं जो अक्षरों का समूह हो और उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, और सही अर्थ हो। अर्थात यदि हम कहना चाहें तो शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ सही अर्थ हो, यानी कि मीनिंगफुल अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। अब हम देख लेते हैं शब्दों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्ड्स। तो शब्दों को उनके कार्यों के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है।
जो हम किसी अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम इंट्रोडक्शन के लिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से भाग होते हैं। तो शब्दों के प्रकार में शब्दों को उनके कार्यों के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। पहला नाउन। नाउन मतलब ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम बताने का कार्य करते हैं, उसे नाउन कहते हैं। दूसरा टाइप है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं, जैसे आई, यू, ही, सी, इट। यही हम बात करें शब्द के तीसरे प्रकार पर, तो शब्द का तीसरा प्रकार है वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया एक ऐसा शब्द होता है जो किसी कार्य का करना या होना बताता है, जैसे खेलना, घूमना, रोना, पढ़ाना, ये सब क्या है? क्रिया है। अब यदि बात करें एडवर्ब की, तो एडवर्ब जो होता है वो होता है क्रिया विशेषण, यानी कि एक ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, जैसे तेज, धीरे, यानी कि वह धीरे से रो रहा है। तो यहाँ जो धीरे है वो रोने का जो विशेषता बता रहा है। अगला जो टाइप है शब्द का वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब जो किसी अन्य की विशेषता बताता है उसे विशेषण बोलते हैं, जैसे लाल, पीला, हरा, बड़ा, छोटा, लंबा, बौना। ये सब जो शब्द है ये किसी अन्य शब्द या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं। अगला प्रकार है प्रीपोजिशन। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, प्रीपोजिशन यानी कि जो पोजीशन बताता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं YouTube पर पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ जो पर है मेरा पोजीशन बता रहा है कि मैं YouTube पर पढ़ा रहा हूं। वही मैं एक और उदाहरण ले लूं, जैसे कि चूहा बिल में है, तो यहाँ जो में है वो चूहा का पोजीशन बता रहा है। और यदि बात किया जाए एक और उदाहरण की, जैसे मार्कर टेबल पर है, तो जो पर है वो मार्कर की पोजीशन बता रहा है कि मार्कर कहाँ है। अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब जो दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ता है, जैसे राम और श्याम बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ जो और शब्द है वो राम और श्याम को जोड़ रहा है। तो यहाँ जो और शब्द है यानी कि एंड, वो क्या है? वो कंजंक्शन है। अब बात कर लेते हैं 8वें प्रकार की, जो कि है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब जो हमारे हृदय की गहराइयों से अचानक निकल जाता है। जैसे यदि हम कहीं सड़क पर घूम रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो कोई दुर्घटना घट गया, तो हम लोग के मुंह से अचानक निकलता है ओह राम। तो यहाँ जो वो है वो इंटरजेक्शन है। अब हम जानने वाले हैं सेंटेंस किसे कहते हैं, अर्थात वाक्य क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। जिस प्रकार से हमने जाना कि अक्षरों के मेल से शब्द बनता है, उसी प्रकार से जब कई सारे शब्दों का मेल होता है अर्थात मिलाप होता है तो वाक्य बनता है। परंतु उन शब्दों के समूहों का कुछ अर्थ होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हम वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य अर्थात सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। अर्थात शब्दों का समूह तो हो परंतु उनका कुछ अर्थ भी निकले, तब उसे हम वाक्य कहेंगे। जैसे कुछ उदाहरण हमने दिया है, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, ये शब्दों का समूह है। यहाँ राम इज ए गुड बॉय, ये अलग अलग शब्द हैं और ये मिलकर एक शब्दों का समूह बना रहे हैं, परंतु इन शब्दों के समूहों का एक अर्थ भी है। इनसे एक अर्थ निकल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो इसलिए ये सेंटेंस हो जाएगा। यदि हम अगले की बात करें तो अगला उदाहरण है आई लव यू। ये भी 3 शब्दों का समूह है और इसका भी एक अर्थ होता है जो कि आप लोग जानते ही होंगे, इसलिए ये भी एक सेंटेंस होगा। अगला हम लोग का शब्दों का समूह है यू, ही, गो, इज। ये शब्दों का समूह तो है, यू है, ही है, गो है, इज है, परंतु इसका कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं होगा। शब्दों के समूह होने से सेंटेंस नहीं होता है, उसका कुछ अर्थ भी होना चाहिए। अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है माई मदर इज अ हाउसवाइफ। ये भी शब्दों का समूह है, कई सारे शब्द मिल रहे हैं, परंतु इन शब्दों के समूह का कुछ अर्थ भी निकल रहा है। माई मदर इज अ हाउसवाइफ, अर्थात मेरी मम्मी एक गृहिणी है, तो इसका भी कुछ अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए भी ये सेंटेंस हो जाएगा। अब हम वाक्यों के कितने भाग होते हैं और वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं अभी इस वीडियो में आगे उसकी चर्चा करेंगे, परंतु उसकी चर्चा करने से पहले हम अभी फ्रेज और क्लास जानेंगे कि फ्रेज और क्लास क्या होता है। अभी हम फ्रेज और क्लास को केवल इंट्रोडक्शन की दृष्टि से पढ़ेंगे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा किसी स्पेशल वीडियो में किया जाएगा। तो चलिए हम फ्रेज और क्लास को जान लेते हैं कि किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे फ्रेज किसे कहते हैं, अर्थात वाक्यांश किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा होगा, वाक्यांश यानी कि किसी वाक्य का अंश। चलिए शुरू करते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले परंतु पूर्ण अर्थ ना निकले उसे फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। अर्थात फ्रेज भी
सेंटेंस की भांति शब्दों का समूह है, लेकिन वहां सेंटेंस का पूरा अर्थ निकल रहा था, परंतु यहाँ फ्रेज का कुछ अर्थ निकलेगा लेकिन आप पूरा अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। जैसे ऑफ गोल्ड, ये शब्दों का समूह है, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। ऑफ गोल्ड माने सोने का, लेकिन यहाँ पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। कौन सोने का, क्यों सोने का। अब यदि हम आगे बात करें तो अगला उदाहरण है विद ब्लू आइज, यानी कि नीले आंखों वाला। तो ये शब्दों का समूह है, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, परंतु वह कौन है जिसका अर्थ नीला, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल रहा है, कि ये पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है। अगला है एट सनसेट, ये भी शब्दों का समूह है, इसका भी कुछ अर्थ है। एट सनसेट मतलब सूर्यास्त में, लेकिन पूरा अर्थ नहीं है। अगला उदाहरण है इन द किचन, ये भी शब्दों का समूह है, इसका भी कुछ अपना अर्थ है। इन द किचन मतलब भोजनालय में, लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं है कि भोजनालय में क्यों, कैसे, कहां। अगला है ऑन द टेबल, ये भी शब्दों का समूह है, इसका भी अपना कुछ अर्थ है, लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं है। ऑन द टेबल मतलब मेज पर, परंतु मेज पर क्या, क्यों, कैसे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इसका अर्थ है लेकिन अधूरा अर्थ है। अगला उदाहरण है इन द कॉर्नर, कोने में, ये भी शब्दों का समूह है, इसका भी अपना कुछ अर्थ है, लेकिन पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है, इसलिए ये फ्रेज है। अर्थात फ्रेज भी शब्दों के समूह होते हैं, परंतु इनका कुछ अर्थ होता है, पूरा अर्थ नहीं होता है। इनका यूज जो है बड़े बड़े वाक्यों में किया जाता है, जैसा कि इनका नाम है वाक्यांश, अर्थात ये वाक्यों के अंश होते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं क्लास पर, अर्थात उपवाक्य। चलिए देखते हैं क्लास किसे कहते हैं। उपवाक्य अर्थात क्लास, कितने लोग इसे क्लाउज भी पढ़ते हैं, तो जो आप पढ़ें क्लास या क्लाउज। अब हम जानते हैं क्लास या क्लाउज अर्थात उपवाक्य किसे कहते हैं। यह किसी बड़े वाक्य का टुकड़ा होता है जिसका खुद का कर्ता एवं खुद का क्रिया होता है। अर्थात जो क्लास होता है वह किसी बड़े वाक्य का छोटा सा टुकड़ा होता है और इसका स्वयं का कर्ता एवं क्रिया होता है। चलिए उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि क्लास किसे कहते हैं। जैसा कि एक उदाहरण है आई एम श्योर डेट यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। तो ये बड़ा वाक्य छोटे छोटे दो टुकड़ों से मिलकर बना है। पहला तो आई एम श्योर और दूसरा डेट यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये क्लास है, यानी ये एक अलग क्लास हो गया और ये एक अलग क्लास हो गया। अब यदि हम अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है he passed because he had worked hard। ये भी एक बड़ा सेंटेंस है जिसके दो हिस्से हैं, एक तो he passed और दूसरा because he had worked hard। अब इसका हम अर्थ बताएं तो he passed मतलब वह पास हुआ, because यानी कि क्योंकि he had worked hard, वह कठिन परिश्रम किया था। तो यहाँ वाक्य के दो भाग हैं, तो इन दोनों छोटे छोटे भागों को हम उपवाक्य बोलेंगे अर्थात क्लास बोलेंगे। तो ये क्लास ये हो जाएगा और ये क्लास ये हो जाएगा। यदि हम अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है आई वेंट टू आगरा वेयर आई सॉ द ताज। मैं आगरा गया जहां मैंने ताज देखा। तो इस बड़े सेंटेंस के दो हिस्से हैं, पहला तो आई वेंट टू आगरा और दूसरा वेयर आई सॉ द ताज। तो आई वेंट टू आगरा एक अलग क्लास हो जाएगा और वेयर आई सॉ द ताज एक अलग क्लास हो जाएगा। अब यदि हम फ्रेज और क्लास में अंतर करना चाहें तो हम इस प्रकार अंतर कर सकते हैं। हालांकि फ्रेज और क्लास दोनों ही वाक्य के टुकड़े या अंश होते हैं, परंतु इसमें अंतर ये है कि फ्रेज का खुद का कर्ता और क्रिया नहीं होता है, परंतु क्लास का खुद का कर्ता और क्रिया होता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर के अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।